Good morning. Welcome at the online portal of PCC Pride Coaching Classes जौनपुर। IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, हम लोग वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे थे। इंटरफेरेंस में YDSC एक सुपीरियर टॉपिक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका इफ़ेक्ट देखा गया था किसी एक पाथ में और कोई ट्रांसपेरेंट सीट हो, उसके इंट्रोडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपर पाथ में सीट डालते हैं तो पूरी फ्रिंजेस ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती हैं। लोअर पाथ में डालते हैं तो सभी फ्रिंजेस थोड़ा थोड़ा लोअर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं, है ना। अपर पाथ में डालेंगे किस तरफ? ऊपर। लोअर पाथ में डालेंगे तो नीचे की तरफ। अब पूरा फ्रिंज पैटर्न, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी शिफ्ट कर जाता है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज सभी शिफ्ट कर जाते हैं। अपर पाथ में डालें तो किधर शिफ्ट करेगा? ऊपर। और लोअर पाथ में अगर डाल दें तो जैसे यहाँ पर लोअर पाथ में अगर डाल दें, ये S1 है, ये S2, यहाँ लोअर पाथ में अगर कोई सीट इंट्रोड्यूस करा दें तब क्या होगा? सभी फ्रिंजेस किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और वो शिफ्टिंग कितनी है कुछ अता पता है? अगर थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, क्या फार्मूला है शिफ्ट का? μ-1 और इंटू TD बाई स्मॉल। ये शिफ्ट होता है। इतनी फ्रिंजेस नीचे की तरफ खिसक जाएंगे। अपर पाथ डालेंगे ऊपर तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अगला वाला, अच्छा, फ्रिंज विड्थ इसमें अनचेंज रहता है, लैम्डा D बाई D ही रहता है। फ्रिंज विड्थ नहीं बदलता किसी एक पाथ में डालने से। लेकिन अगला, पूरा पर्दा, लाइट सोर्स, S1 S2 सबको ले जाकर के एक वाटर टैंक में मर्ज कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, तब क्या होगा? तब फ्रिंज शिफ्ट नहीं करेगी, श्रिंक करेगी, सिकुड़ जाएगी टूवर्ड सेंट्रल मैक्सिमा। फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। W जो डैश होगा वो कम हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगा, लेस दैन W। ये हो जाएगा। और कितना कम होगा? बस 1/μ टाइम्स 1/, सब में म्यू आ जाएगा, नीचे डिवीजन हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग पढ़ लिए हैं, ऐसे कहानी की तरह सुनकर फिर से मन में ताज़ा कर ले रहे हैं याद। अब कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हल्की और अच्छी चीज़ें। ये देखिए, स्पेशल टूल के रूप में आज सीखते हैं। कुछ सही बातों को जानते हैं। अगर ऑप्शन आ जाए तो उसमें खरा खोटा एक सेलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेज बनती हैं वो किस शेप की होती है? शेप ऑफ फ्रिंजेज किस शेप में? हाइपरबोलिक शेप में। जैसे आप लोग याद किए रहिए, हाइपरबोलिक शेप में फ्रिंजेज होती हैं। हाइपरबोला का फिगर कैसे है? जैसे एक फोकस यहाँ है, एक फोकस यहाँ, दो फोकस होता है हाइपरबोला में। इस तरीके से बनती है हाइपरबोला। ऐसे कई हाइपरबोला ऊपर, कई हाइपरबोला नीचे। स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं तो यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा? ब्राइट वाला, फिर यहाँ डार्क वाला, फिर ब्राइट वाला, इस तरह शिफ्टिंग होगी। अच्छा, हाइपरबोलिक कहते हैं, लेकिन हाइपरबोला के लिए एक मैथमेटिकल टर्म होता है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए? 1 से ग्रेटर। इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगी तो हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली 1 होगी तो पैराबोला। इसेंट्रिसिटी 0 होगी तो सर्कल। क्या होगा? और ये पैराबोला, और ये हाइपरबोला। और लेस देन यूनिटी हो गई तो एलिप्स होता है। क्या होता है? एलिप्स होता है। और कहीं वेरी हाई या इन्फिनिटी हो गई तो स्ट्रेट लाइन। इन्फिनिटी हो गई तो, अरे वाह, गजब का इफेक्टर है। इसेंट्रिसिटी स्मॉली, अच्छा वो स्मॉली न्यूटन्स लॉ वाला नहीं, कोलिजन वाला। वहाँ तो कहते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो स्मॉली था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो छोड़िए। इसेंट्रिसिटी है, मैथ का टर्म है। इसेंट्रिसिटी अगर 0 है तो सर्कल, 1 है तो पैराबोला, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, और लेस देन 1 है तो एलिप्स, और बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी है तो स्ट्रेट लाइन। तो इसेंट्रिसिटी नियरली 10 पावर 4 आती है। हाइपरबोला जो बनता है नियरली कितनी आती है? 10 पावर 4।
10⁴ मीन्स लगभग 10,000, 10,000, 10,000 आती है। तो वेरी हाई बोल सकते हैं, ये वेरी हाई है। अब बहुत ज़्यादा होने की वजह से, अब बहुत ज़्यादा जब होने लगता है तो कौन सा रूप लेने लगता है? स्ट्रेट लाइन। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो जो कॉनकेव मिरर है लगभग, जैसे कॉनकेव मिरर है तो लगभग 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 सीधा होता चला जाएगा। और वेरी हाई हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो प्लेन मिरर हो गया। समझ गया कि नहीं? वैसे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू वेरी हाई होने की वजह से फ्रिंजेस का शेप हम लोग कैसा ज्यूम कर लेते हैं? स्ट्रेट लाइन। कैसा ज्यूम करते हैं? सच्चाई है हाइपरबोलिक, लेकिन हाइपरबोला वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे फ्रिंजेस ज्यूम करेंगे? स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। तभी तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस है, तभी तो सबकी विड्थ वगैरह सेम पाई गई है कि नहीं? पट्टियाँ ब्राइट वाले, डार्क वाले, सभी सब कैलकुलेट किया गया। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में हाइपरबोला लिखा गया है तो आप हाइपरबोला पर ही क्लिक करेंगे, और हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन दोनों लिखा गया है तो किस पर क्लिक करेंगे? हाइपरबोला पर ही क्लिक करेंगे। समझ गए? अकेले हाइपरबोला तब भी हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला दोनों दिए गए तब भी हाइपरबोला, अब हाइपरबोला नहीं है तब स्ट्रेट लाइन। समझ गए कि नहीं? भाई हाइपरबोला वास्तव में होता है, वो तो इसेंट्रिसिटी हाई होने की वजह से हम लोग स्ट्रेट लाइन सपोज कर लेते हैं, और वास्तव में तो स्ट्रेट लाइन होने के लिए इन्फिनिटी होता है ई की वैल्यू, लेकिन इन्फिनिटी कहाँ? बस वही लगभग 10,000 के आसपास होती है। लिख लीजिए इस बात को। एक्चुअली शेप ऑफ fringes in YDSC, in YDSE be hyperbolic, hyperbolic। E की वैल्यू क्या? नियरली 10⁻। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के लिए 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ लगभग 10,000 के आसपास आती है हाइपरबोलिक। फुल स्टॉप। ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी shape of fringes treated as straight line। याद रखिएगा, वास्तव में हाइपरबोलिक होती हैं, लेकिन हाई होने की वजह से स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप किस पर क्लिक करेंगे? हाइपरबोलिक। अगर हाइपरबोला नहीं दिया गया तब स्ट्रेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, एकदम थीम पूरा आज। सेकंड थीम देखिए, ये सिंगल स्टार मार्क वाला है और दूसरा वाला ट्रिपल स्टार मार्क वाला। समझिएगा, अब स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ये लाइट सोर्स है S1 एंड S2 और ये स्क्रीन है। समझिएगा, इनके बीच की गैपिंग क्या है और ये गैपिंग कितनी है? D। समझिएगा बात को। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कोई जनरल पॉइंट लिया जा रहा है,
P। P पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कितनी है? चलिए एक्सियन लिख दे रहे हैं, एक्सियन। और ये जो सेंटर से ये डॉटेड लाइन मिला रहे हैं, ये एंगल कितना फ्रेम कर रही है? थीटा। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालना हो, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक स्मार्ट टेक्निक दे रहे हैं कि जितना S1P है, छोटा पाथ कौन सा है? स्मॉलर पाथ S1P। तो S1P के इक्वल इसमें कट कर लीजिए। तो कट कर लेंगे, इक्वल कट करें तो इधर वाला सेम, बस डिफरेंस वही जो एक्स्ट्रा रहेगा वही डिफरेंस बताएगा। थे यहाँ पर ऐसे हमने कट किए, इतना पार्ट मान लीजिए इक्वल है, इधर S1P है तो यह हुआ आपके लिए S1P के ही इक्वल है। तो यही क्या है आपके लिए? दिस विद द डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। और ज्योमेट्री से जो आप ये एंगल मार्क किए हैं थीटा, वही सेम एंगल यहाँ भी हो जाएगा थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो इस छोटे वाले फिगर में आप समझिएगा, छोटा वाला फिगर आपके लिए है। अब बताइए थीटा है, ये एंगल कितना बन रहा है? 90। बोलिए, तो ये डी क्या है? हाइपोटेनस है कि क्या है? और डेल्टा एक्स क्या है? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा लगा दें। सिंस साइन थीटा फार्मूला क्या आ जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई, हमको डेल्टा एक्स चाहिए, बहुत सस्ते में बड़े हल्के में काम बन गए, डी साइन थीटा। सही है। और इसको और क्या लिखते थे पहले? मान लीजिए थीटा उटा नहीं पता था हम लोगों को, पहले क्या लिखते थे? ऐसे हाथ, ऐसे हाथ, क्या लिखते थे? एक्सएन इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल। अच्छा, आपसे कोई पूछे एक्सएन बाई डी क्या है? बोलिएगा। फिगर में एक्सएन बाई डी, जैसे इस ट्रायंगल में ये जो डॉटेड बीच लिए हैं इस फिगर में, ये एक्सएन और बाई डी। तो एक्सएन क्या है? परपेंडिकुलर, और डी क्या है? बेस। टैन क्या है ये? यानी डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर एंगल स्मॉलर है तो डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी थीटा स्मॉल होने की कंडीशन में ऐसा लिखते हैं। यानी और अगर स्मार्ट सही तो यही है डी साइन थीटा। इट इज आल्सो इक्वेटेड टू क्या? डी टैन थीटा। डी टैन, ये फार्मूला है। तो डेल्टा एक्स का क्या फार्मूला आया? डी साइन थीटा या डी टैन थीटा। और पुराना फार्मूला क्या है? एक्स एन डी बाई कैपिटल। फ्रिंजेस का शेप कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसे फ्रिंजेस बनेंगे? स्ट्रेट लाइन। और कहां तक फ्रिंजेस बनेंगे, कुछ अंदाजा है आपको? फ्रिंजेस कहां तक बनेंगी? टोटल नंबर आप फ्रिंज बताना। तो टोटल नंबर और फ्रिंज जरा देखिए, यही पी पॉइंट कहाँ हो जाए? यही एंगल बढ़ते 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 कहाँ हो जाए? 90। कितना हो जाए? समझ पा रहे नहीं? जैसे थीटा बढ़ाएं, जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा बढ़ाएं, ये यहाँ कर दे, पी पॉइंट लगभग यहाँ पड़ेगा, थोड़ा और कर दे, पी पॉइंट लगभग यहाँ पड़ेगा। बोलिए। और ऐसे मैक्सिमम स्पैनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितनी बन सकती हैं फ्रिंजेस? तो यही थीटा बढ़ते 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 कितना हो जाए? तो 90 हो जाएगी, तो आसमान पे बनेगा। पर्दा बगल में पैरेलल जा रहा, कहाँ बन रहा? कुछ नहीं। यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए फ्रिंज के फॉर्मेशन के लिए? थीटा की लिमिटिंग वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए, 90 से कम, 90 से कम होनी चाहिए। अगर 90 हो गई तो पर्दा ऐसे टंगा है, तब तो ये एकदम ऊपर जाएगा, ऊपर तो स्क्रीन पर कोई फ्रिंज बनेगी। समझ पाए कि नहीं? तो ये एक कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ फ्रिंज निकालने के लिए, कितनी फ्रिंजेज बन पाएंगी, है ना? टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज कितनी फार्म होंगी पर्दे पर, उसको निकालने के लिए करते हैं। जबकि पर्दा खूब लंबा चौड़ा, पर्दे में लंबाई में कमी नहीं, पर्दा खूब फैला हुआ पूरे आसमान तक, लेकिन पर्दे पर कुल कितनी फ्रिंजेज बनेगी वो थीटा गवर्न करता है। उठ रही यहाँ लिखते नीचे शेप कैसा होगा?
स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनेंगी। एट पॉइंट O क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा या जीरोथ आर्डर मैक्सिमा बनेगा। सही है। एग्जाम्पल एक समझिए, इफ d इक्वल टू स्मॉल d की वैल्यू 5 लैम्डा है, d की वैल्यू कितनी है? 5 लैम्डा, यानी वेवलेंथ के लगभग 5 गुना है। देन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन है? डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? एन लैम्डा। और अभी डेल्टा एक्स निकालने की नई टेक्निक आई, डी साइन थीटा। एन लैम्डा लिख दें, और डी कितना है? एग्जाम्पल लिए हैं 5 लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो लैम्डा का निपटारा हुआ, क्या आया? एन। बोलिए, ये साइन थीटा क्या लिख दें? साइन थीटा क्या लिख दें? n/5। सही है। और थीटा की वैल्यू क्या, साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से ज़्यादा कभी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंस साइन थीटा लेस देन यूनिटी, अगर 1 कर देंगे तो 1 करने का मतलब समझते हैं, अगर साइन थीटा को वैल्यू 1 की है तो इसका मतलब थीटा कितना, और 90 वाली फ्रिंज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसका मतलब 1 से छोटा लीजिए आप, समझ गए? 1 से छोटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? n/5 लेस देन 1। n क्या आ जाएगा? लेस देन 5। तो कितनी फ्रिंजेज बनेगी? कितनी फ्रिंजेज? 5 की 5 से कम। तो टोटल कितनी फ्रिंजेज बनेंगी? यही सही से बता दीजिए। 9 फ्रिंजेज। 5 का मतलब 4, 4 ऊपर बनेगा और 4 नीचे बनेगा, 8, और एक तो सेंट्रल वाला। कितनी फ्रिंज बनेगी? 10। n इक्वल टू क्या लेंगे? अब टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज क्या होंगी? टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज क्या लिख दें? 2n + 1। 2n + 1 मतलब 2 × 4 + 1, मैंने डबल करके एक और ऐड करते हैं, 9 फ्रिंजेज। कितनी फ्रिंज बनेगी भाई? और इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करने का मन कर रहा है तो यहाँ बगल में देखिए फिगर के माध्यम से, खाली पर्दे पर ही दिखा रहे हैं सीन। ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल टू 0 के लिए। ये पर्दे का पॉइंट O है, तो यहाँ पर क्या? n इक्वल टू 0 चलेगा, ठीक है? n इक्वल टू 0, क्योंकि n की वैल्यू प्लस माइनस में होती है ना जी। +-1 4 तक है, +-1 +-1 +-2 +-3 +-4 कितने हो गए? 8, और एक तो यानी कि 0 भी चलता है मैक्सिमम केस में। कुल कितनी फ्रिंज बनेगी? 9। तो सेंट्रल मैक्सिमा यही बनेगा। यहाँ क्या होगा? n इक्वल टू 1, यहाँ क्या होगा? n इक्वल टू 2, यहाँ क्या होगा? n इक्वल टू 3, और यहाँ क्या होगा? n इक्वल टू 4। समझ पाए? बोलिए। ये यानी फ्रिंज का आर्डर सेंट्रल मैक्सिमस ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, सेंट्रल मैक्सिमस नीचे जाएंगे तो भी बढ़ेगा। एक हमने दिखा दी।
obviously order of fringes increases as we move away from central maxima या ब्राइट फ्रिंज। जैसे जैसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हैं वैसे फ्रिंज का ऑर्डर इंक्रीज करता है। नोट हो गया? अगला, ये सब बहुत हाई फाई चीजें चल रही हैं। बहुत छिपी हुई बातें समझ में आ रही हैं इससे सामने निकल के। तीसरा तो 5 सितारा वाला है। टूल्स का 3rd पॉइंट, और इस पर 5 सितारा लगाई, 5 स्टार मार्क। ये सेंट्रल पॉइंट है, ये देख रहे हैं S1 और ये क्या है S2। इनके बीच की गैपिंग कितनी है? कितनी गैपिंग है? ऐसा भी देखिए जरा, यानी स्लिट को हॉरिजॉन्टल कर दें। और अब तक कैसे था? वर्टिकल स्लिट था, स्लिट वर्टिकल था। अब स्लिट को हॉरिजॉन्टल ऐसे इसी लाइन पे लिटा दें, तब क्या होगा? अब कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस? अब भाई ने S1 ने S2 दोनों के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं। सबसे हाई फाई डीलिंग है। अब समझिएगा, ये P पॉइंट पर आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, मैक्सिमा बनता है कि मिनिमा बनता है, कितनी फ्रिंजेज बनती है, ये सारी चीजें, ये आपके लिए एक्शन है। चलिए, अगर ये एंगल थीटा है, कितना एंगल है? तो अब बताइए पाथ डिफरेंस क्या होगा? अब इसमें छोटा वाला रास्ता कौन है? S1P है कि S2P है? S2P है। तो जितना ये बड़ा है S2P, उतना ही बड़ा इसमें कटिंग कर लीजिए, माने S2P लगभग ये कटिंग कर लीजिए। तो इधर तो भाई पाथ में डिफरेंस तो नहीं है, यही जो ज़्यादा चला है पाथ में डिफरेंस है। बोलिए, यानी पाथ डिफरेंस यहाँ पर एस्टिमेट करने के लिए ये ऐसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर। अब बताइए ये वाला क्या हो जाएगा आपके लिए? यही तो डेल्टा एक्स है, होगा कि नहीं ये पाथ डिफरेंस? तो पाथ डिफरेंस यहाँ कितना आ जाएगा? सिंस कास थीटा के रूप में आएगा, ये क्या लिख दें? बेस आपके लिए डेल्टा एक्स बाई डी। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? पाथ डिफरेंस मतलब वही डेल्टा एक्स, क्या आ जाएगा? हाँ, डी का सा थीटा, ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो जरा समझिएगा, अब यहां पर शेप कैसा होता है? शेप फ्रिंज का सर्कुलर फ्रिंजेज बनती है। किस तरह? याद रखिएगा,
पर्दे पर कैसे फ्रिंज बनेगी? सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। और एक बार क्वेश्चन में ऐसा आ गया था, नीचे कार्डबोर्ड लगा दिया, लकड़ी का गत्ता है ना, जो ट्रांसपेरेंट नहीं था, नीचे कोई मटेरियल रख दिया जाए, लकड़ी का गत्ता रख दिया जाए, कोई प्लेट रख दी जाए जो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, तो कैसी फ्रिंजेस बनेंगी? और ऐसे ही रखा गया था स्लिट, तो भी सर्कुलर बनेंगी, लेकिन तब आधा आधा, सेमी सर्कुलर। कैसे बनेंगी? सेमी सर्कुलर। अगर नीचे खुला है, मतलब जैसे ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है, तो कंप्लीट सर्कुलर बनेंगी। और आधा वाला पार्ट नीचे कवर कर दें, या जैसे मिरर वाला सिस्टम डेवलप कर दें, तो क्या बनेंगी तब? सेमी सर्कुलर। याद रखिएगा अपना, इस समय कैसी फ्रिंजेस बनेंगी? सर्कुलर। आधा हाफ पार्ट कवर कर दे, पर्दे केवल एक ही तरफ बनने पाए, नीचे की तरफ ना बने, तो तब कैसा? सेमी सर्कुलर। फिलहाल यहाँ पर सर्कुलर फ्रिंजेस है। और एट पॉइंट ओ पर क्या बनेगा? मैक्सिमा की मिनिमा, कुछ भी हो सकता है। याद रखिए, पहले सिचुएशन क्या था? S1 S2 ऐसे था, S1 यहाँ था, S2 यहाँ से, और इस पॉइंट O पर बताइए पाथ डिफरेंस कितना होता था? 0। पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो कौन सी फ्रिंज बनती थी? ब्राइट। पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो ब्राइट। 1 लैम्डा है, केवल लैम्डा है तो भी ब्राइट, 2 लैम्डा है तो भी ब्राइट, 3 लैम्डा है तो भी ब्राइट। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ना, 0 1 2 3 सब चलेगा। अब पाथ डिफरेंस अगर ऐसा आधा आधा वाला, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो क्या बनेगा? मिनिमा, डार्क फ्रिंज बनेगी। बोलिए, तो यहाँ सेंटर पे क्या बनना चाहिए था? मैक्सिमा की मिनिमा, क्योंकि एक केस तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 तो होल्ड कर रहा है, मैक्सिमम बनेगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स मतलब S1 से O पर चले और S2 पर O से चले, तो कितनी डिस्टेंस होगी? पाथ डिफरेंस बोलिए। हाँ, ये तो आंखों से दिख रहा है। अगर सीधे डायरेक्ट O पर ले जाया जाए तो जल्दी तो S2 से पहुँच जाएगा, S1 तो थोड़ा पीछे चल रहा है, कुल गैप कितनी आ गई? D। तब पाथ डिफरेंस फार्मूला नहीं बताया, सीधे आंखों देखा हाल बताना है। अगर डायरेक्ट O पॉइंट पर, सेंट्रल वाले पॉइंट पर सर्च करना है स्क्रीन के, तो पाथ डिफरेंस D होगा। अब D की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दिया गया है इफ D इक्वल टू 5 लैम्डा, तो क्या बनेगा? मैक्सिमम क्या बनेगा? अब कह दिया कि D दिया, भाई क्वेश्चन के बेसिस पर पकड़ा जाएगा। अगर D की वैल्यू है 3 लैम्डा बाई 2, तो क्या बनेगा? है कि नहीं? अगर D की वैल्यू है वेवलेंथ की इक्वल, तो क्या बनेगा? यानी O पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी कर सकता है, किसी बात का कंफर्मेशन गारंटी नहीं लेना है, वो D की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और इसमें कुछ नहीं, श्योर एंड सर्टेन एकदम, कहीं भी किसी हालत में रहें आप मैक्सिमा ही बोलेंगे। इसमें मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ ये सब हाई फाई डीलिंग है, मैंने सब कुछ पढ़ लिख करके हम समाप्त कर लिए हैं, तो और डीप डिस्कशन कर रहे हैं कैसे और क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, तगड़े सवाल। मे बी मैक्सिमा और मिनिमा, ये ब्राइट या डार्क कर सकते हैं। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी। दोनों स्लिट के बीच की जो गैप है उस पर डिपेंड कर, क्योंकि O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस स्मॉल डी ही होगा, तो D कैसा है, लैम्डा के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, उस पर डिपेंडेंसी होगी। ऐसा भी हो सकता है परफेक्टली मैक्सिमम मिनिमम न बने, कुछ और बन जाए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के चौथाई हो जाए, तिहाई हो जाए, I नॉट न हो, है कि नहीं? जैसे D की वैल्यू मान ले रहे हैं लैम्डा बाई 3 है, तब क्या बनेगा? तब मैक्सिमा न मिनिमा, तब इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? I नॉट बाई 4, मैक्सिमम वाले की चौथाई। इस पर निकाला गया लैम्डा बाई 3 पर। एग्जाम्पल, इफ D इक्वल टू 0 तो कभी नहीं होगा, D इक्वल टू 0 होगा, और D इक्वल टू 0 माने दोनों सोर्स एक ही पास रखेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, कम से कम 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, तो क्या बनेगा? डॉट डॉट, क्या होगा?
मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज। दूसरा, इफ डी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए लेकिन आड नंबर 1, 3, 5, 7 ऐसे, तो क्या बनेगा यहाँ पर? मिनिमा। समझिएगा बात, क्वेश्चन बहुत हाई फाई डीलिंग है, बारीक क्वेश्चन तोड़ने के लिए है। जिसको और लोग छोड़ेंगे वो आप छोड़ें, आप उसको तोड़ेंगे। अच्छा, ओ पॉइंट पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, किस टाइप की हो गया, ब्राइट या डार्क, ये सब देखा गया। मैक्सिमम मिनिमा कौन सी फ्रिंज बनेगी? फ्रिंज मतलब आर्डर हम पूछ रहे हैं, उसमें तो 0th आर्डर बना था, इसमें कौन सा बनेगा? इसमें लास्ट वाली फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज? लास्ट फ्रिंज। ओ पॉइंट पर लाइन ड्रॉप करके इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्लिट्स, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसको सेंट्रल पॉइंट बोल दीजिए। सेंट्रल माने पर्दे का बीच वाला पॉइंट तो है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट मत बोलिएगा। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्लिट्स मैक्सिमम ऑर्डर फ्रिंज will form at O and order of fringes घटता है। इसमें क्या था? इंक्रीज करता था। डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम ओ, जैसे ओ से दूर जाएंगे वैसे आर्डर घटेगा। यही सब उल्टी सीधी बातें पढ़ने के लिए मिल रही हैं। अब सीन को समझिए, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम कितना थीटा होना चाहिए फ्रिंज के फॉर्मेशन के लिए? 90 की 90 से स्मॉलर। वही केस यहां भी भाई, 90 हो गई तब तो एकदम आसमानी छप ऊपर हो जाएगा। पर्दा यहाँ बगल में टंगा, वहीं बगल में ऊपर जा रहा था, कोई फ्रिंज फॉर्मेशन ही नहीं। तो 90 स्लाइटली स्मॉलर, और 90 अगर रख ही दिया जाए तो डेल्टा एक्स, और वहां 90 रख देते तो डेल्टा एक्स क्या आता था? डी आता था। जस्ट अपोजिट है। मैथमेटिकली साइन वाला इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर थीटा की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे कास वैल्यू घटती जाती है ना, तो इसलिए आर्डर जस्ट पलट जाता है। अब इस बात को जरा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल, लेट स्मॉल डी इक्वल टू 5 लैम्डा, वही पुराना वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा बोले तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिख दें? डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? n इंटू लैम्डा के इक्वल, और डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे आज? डी कास थीटा, डी कास थीटा एन लैम्डा के इक्वल। तो डी की वैल्यू क्या है जी? 5 लैम्डा कास थीटा, और इधर n लैम्डा। तो कास थीटा क्या आ गया? n बाई ये आया। अब कास में भी वही हाल है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, और वो भी कब आएगा? 0 के लिए। और 0 जरा सीन समझिए,
जीरो सीन समझिए, जीरो सीन कहाँ, एकदम ऊपर है कि नहीं, यानी मैक्सिमम कब होगा, जब एन की वैल्यू कितनी हो जाए, नहीं, जैसे मैक्सिमम कब होता है, काश की एंगल की वैल्यू जब थीटा कितना हो, जीरो, और थीटा हाँ वो ये सही है, थीटा जीरो पर मैक्सिमम, जीरो कब होगा, जब पॉइंट कहाँ चला है, पी पर, ऐसे जनरल पॉइंट पर है कि धीरे 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 ओ पर चला है, ओ पर मैक्सिमम आर्डर वाली फ्रिंज बनेगी, यही तो हम बोल रहे थे, नहीं समझ पाए। काश मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 से थोड़ा छोटा लेना है। फिलहाल 1 आएगा कब, जब मैक्सिमम आर्डर वाली फ्रिंज हम लोग सर्च करें, यानी कि वैल्यू लगभग 5 रखें, 5वीं वाली फ्रिंज, तो सेंटर पर 5वीं वाली फ्रिंज बनेगी। समझ पा रहे हैं, सेंटर पर 5वीं वाली फ्रिंज बनेगी कि नहीं बनेगी, कि एक थोड़ा सा कम बनेगी, बनेगी। अरे भाई 90 से परहेज करना है ना, ये तो जीरो तो मिल ही रहा है, समझ पा रहे नहीं इस बात को, यानी सेंटर पर 5वीं फ्रिंज बनेगी। सिंस कास थीटा की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1, ऐसा लेके चलेंगे, लेस आर इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n/5 लेस आर इक्वल टू 1, यानी कि वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5, यानी 5वीं फ्रिंज भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि n की वैल्यू 1 कब, सॉरी कास थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, कास थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 1, जो एंगल जीरो, एंगल जीरो मतलब स्क्रीन पर पड़ेगा कि एकदम आसमान में पड़ेगा, अरे सीधा ही पड़ेगा, थीटा की वैल्यू 0 माने ऐसे हो पड़ेगा, मिलेगा, खूब स्पष्ट मिलेगा। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना हो, यही सब हाई फाई चीज़ें हैं। ये सेंट्रल पॉइंट O है और यहाँ पर n इक्वल टू क्या चलेगा, 5, 5th आर्डर की फ्रिंज यहाँ पर बनेगी, और इधर कौन सा, यहाँ नहीं बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, n इक्वल टू, देख रहे हैं, बोलिए, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे आर्डर डिक्रीज करेगा। जीरो आर्डर को होता नहीं, अगर यानी कि वैल्यू जीरो रख लेते हैं, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना, 90, अगर यानी कि जीरो रखते काश थीटा 0 आ जाएगा, थीटा वैल्यू कितना 90, और 90 वाला सीन यहाँ सर्च करिए, एकदम ऊपर, पर्दा ऐसे बगल में खड़ा है, ऊपर बन रहा है गाटर पटिया में से ऊपर आसमान में, तो पर्दे पर कोई फ्रिंज नहीं बनेगी, n इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पर 0th आर्डर फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमम बनता है कि नहीं बनता, नहीं बनता, मना कर रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, इसमें कितनी बनेंगी, 9, कितनी बनेगी, कहाँ से 10 11 होगा भाई, जैसे चार्ट ऊपर बना, चार्ट नीचे बना, पछों वाला वही बने, हो गया। अब एक आध सवाल लगाया जाए अच्छा वाला, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग समझ गए। वर्टिकल स्लिट रहेगा तो वर्टिकल स्लिट केस में कैसी फ्रिंजेस, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल केस में कैसे फ्रिंजें बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और हॉरिजॉन्टल केस में सर्कुलर। और आर्डर क्या होगा, स्क्रीन से दूर जाने पर बढ़ेगा वर्टिकल केस में, और स्क्रीन से दूर जाने पर घटेगा हॉरिजॉन्टल केस में। सेंटर पर सेंट्रल मैक्सिमा
ओ पॉइंट पे आकर करेगा। अच्छा, इस केस में नहीं बोले आप ओ पर ब्राइट बनेगा कि नहीं जी? ओ पर ब्राइट बनेगा कि नहीं? बनेगा, क्योंकि डी की वैल्यू 5 है, तो इंटीग्रल मल्टीपल तो दिख ही रहा है। ऐसा ही है, कंप्लीट डीलिंग हो गई है। ये जी लीजिए एक क्वेश्चन। In an experiment of YDSC, if vertical slits are used at separation d equal to 10 lambda, d equal to 10 lambda, then find out total number of fringes formed at screen, which is placed at distance capital D equal to 100 small d, स्मॉल डी के 100 गुना, लैम्डा के 10 गुना स्मॉल डी है और स्मॉल डी के 100 गुना कैपिटल डी है। ऐसे एकदम परेशान नहीं होना है, माथे पर जरा भी चिंता की लकीरें न रहें आपके। ये S1 है और ये S2, इनके बीच की सेपरेशन D है, ये आपके लिए कैपिटल D है। सब समझ रहे होंगे आप बात को। चलिए, कोई जनरल पॉइंट P है कि एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो बोलिए D साइन लगाएं कि D कास लगाएं? तो ये हो जाएगा D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा जी? n लैम्डा बाई d हो जाएगा। और d की वैल्यू आपने क्या बोला है? 10 लैम्डा। तो क्या आ गया? n बाई 10। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 एक्सेप्टेबल है? नहीं भाई, न तो साइन के केस में न तो कास के केस में। बोलिए, साइन और कास किसी केस में नहीं थीटा 90 एक्सेप्टेबल है। तो क्या लिख दें? सिंस साइन थीटा लेस आर इक्वल टू 1, यानी n बाई 10 लेस आर इक्वल टू 1, n इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या लेंगे? 10 लेंगे कि 10 से स्मॉलर? 10 लेने में क्या दिक्कत है? अगर n की वैल्यू 10 लेते हैं आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब बैक होइए, साइन थीटा 1 कब? जब थीटा और 90 का मतलब एकदम आसमानी छाप, तो बनेगा ही नहीं। लिखने के लिए ये मैथमेटिक्स चल रही है। अब चलेगा फिजिक्स का काम कि भाई n इक्वल टू 10 नॉट एक्सेप्टेबल है। मैथ का क्वेश्चन होता तो ले लेते हम लोग, जैसे इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सॉल्व कर रहे हैं, टाइम के लिए बना प्रोजेक्टाइल वाला केस आप सॉल्व कर रहे हैं। टाइम की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 2 सेकेंड और एक तो आ गया -3 सेकेंड। कौन सा वैल्यू लेंगे? क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम नेवर बैक ट्रेस, टाइम नेवर भी नेगेटिव, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो मैथ काम है पूरा बताना, बाकी फिजिक्स उसमें से तो चूज करना है। यहीं कोई लिखा था मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स, तो सही बात है ना। बट एट n इक्वल टू 10
साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू, बोल दीजिए, दैट इज थीटा इक्वल टू, ये कहाँ बनेगा, नॉट एट स्क्रीन, ये तो 90 वाला पर्दे पर बनेगा ही नहीं। सो n इक्वल टू क्या ले लें, लेस देन 9, नहीं n इक्वल टू क्या ले लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लेंगे 9। नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या लिखें, डबल करके एक ज़्यादा, 19 फ्रिंज बनेगी। क्या लिख दें, 2n + 1 दैट इज 19। समझ तो गए ही होंगे। तो इंटरफेरेंस का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हुआ। कल ही स्टार्ट होना है, कल ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा डायफ्रैक्शन, है ना। तो इंटरफेरेंस के आप क्वेश्चन तोड़ते रहें, कल चलेगा डायफ्रैक्शन, एक लेक्चर है। फिर उसके बाद हाइगेंस थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, हाइगेंस थ्योरी। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।